अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है वो है 4.3 रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। तो पीछे जो है हमने क्या किया था कि हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ फोर्सेस थी, उसको जो है हमने ऐड करना सीखा था हेड टू टेल रूल से। तो ये भी उससे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, यानी आपके पास एक सिंगल फोर्स है, उसको जो है उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है। यानी मैं आपको यहाँ पर ये समझा देता हूँ डायग्राम ड्रॉ करके, आपको बात इजीली समझ में आ जाएगी कि यहाँ पर सबसे पहले मैं ड्रॉ करता हूँ आपके लिए एक्सेस। तो स्टूडेंट, अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहें तो बता दीजिएगा। ग्रुप में ऐड होने की फ़ीस 500 है, जो कि साल में एक बार पे करनी होगी। और आपको नोट्स भी बन गए हैं फिज़िक्स के, इंग्लिश के, इस्लामियत के, तो कांटेक्ट कर लीजिएगा, प्रोवाइड कर दी जाएंगे। 100 रुपीज़ फीस है, ठीक है। तो देखें यहाँ पर आपके पास क्या है, एक फोर्स है, ये एक फोर्स है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये फोर्स जो है वो एक्स एक्सिस में भी मौजूद है और वाई एक्सिस में भी मौजूद है। तो इसको, इस फोर्स के यानी सिंगल फोर्स के कंपोनेंट निकालना कि एक्स एक्सिस में कितनी है, वाई एक्सिस में कितनी है, इसी को रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कहा जाता है। रेजोल्यूशन का मतलब ही होता है कि तहलील करना, यानी हिस्सों में तोड़ना। अब आप देख सकते हैं कि ये जो फोर्स है, ये सिंगल फोर्स एफ है, ये कुछ एक्स एक्सिस में भी है, कुछ वाई एक्सिस में भी है। देखें ये वाला जो इसका हिस्सा है, ये वाला जो इसका हिस्सा है, जो मैं बिल्कुल पैरेलल बना रहा हूँ एक्स एक्सिस के, ये एक्स एक्सिस में इसका हिस्सा मौजूद है, ठीक है। और ये जो मैंने इसका हिस्सा बनाया, ये वाई एक्सिस का हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एफ वाई हो गया और ये एफ एक्स हो गया। तो इसी को कहा जाता है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के, ये एफ वाई और एफ एक्स निकालना। और किसकी मदद से निकालेंगे, सिर्फ एफ की मदद से, सिर्फ एफ की मदद से और एंगल की मदद से हम एफ वाई और एफ एक्स निकाल लेंगे। तो बहुत आसान टॉपिक है। तो चलें सबसे पहले देखते हैं कि इसमें लिखा हुआ क्या है। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि अ फोर्स वेक्टर मे बी स्प्लिट इनटू components usually perpendicular to each other. The components are called perpendicular components and the process is known as resolution of vector. तो स्टूडेंट आप ये देख सकते हैं कि इसमें ये बात की जा रही है कि हम जो है वो एक फोर्स को, यानी एक हमारे पास वेक्टर है, जैसा कि आपको पता है फोर्स क्या है, हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स है हमारे पास वेक्टर। वेक्टर क्यों है, क्योंकि हमें इसमें डायरेक्शन बतानी होती है, हमें इसके अंदर जो है वो साथ ही साथ मैग्नीट्यूड और यूनिट बताना होता है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये जो इस वेक्टर क्वांटिटी है, ये जो इसके कंपोनेंट हैं, ये आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। देखें यहाँ तो आपको शायद थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा समझने में। अगर आप एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स को देखें, ये एफ एक्स और ये एफ वाई, ये क्या है, आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर यानी 90 का एंगल बना रहे हैं। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि 90 का एंगल बनाए, ठीक है। तो इसे कहा जाता है परपेंडिकुलर। तो ये कंपोनेंट अक्सर जो है वो 90 का एंगल आपस में बना रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो है वो इन ही फोर्सेस को रिजॉल्व करना है, इन ही फोर्सेस की वैल्यू निकालनी है कि अगर हमारे पास टोटल फोर्स एफ है, तो जो हमारे पास फोर्स का कंपोनेंट है वाई एक्सिस में, उसकी कितनी फोर्स है, यानी वाई एक्सिस में कितनी फोर्स लग रही है, और जो हमारे पास एफ एक्सिस, एक्स एक्सिस में जो है वो कितनी फोर्स लग रही है। तो बहुत ही सिंपल मेथड है, बहुत ही आसान तरीका है। इंशाल्लाह इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। देखें यहाँ पर डेफिनेशन में कहा जा रहा है कि द फोर्सेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर इनटू यूजुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो एक सिंगल वेक्टर को, ठीक है, एक सिंगल वेक्टर को उसके कंपोनेंट में तोड़ देना, इसे क्या कहा जाता है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। और ये कंपोनेंट आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। बहुत डिटेल में समझा दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अच्छा, अब आप ये पूछेंगे कि सर ये चीज़ इस्तेमाल कहाँ होती है। देखिए आपने देखा होगा मजदूरों को, वो जो है वो गाड़ी, यानी एक पहिए की गाड़ी खींच के ले जा रहे होते हैं, तो उसके ऊपर भी जो है वो फोर्स के दो कंपोनेंट आ रहे होते हैं। एक एक्स एक्सिस में कंपोनेंट आ रहा होता है, एक वाई एक्सिस में कंपोनेंट आ रहा होता है। तो जब भी फोर्स जो है वो दो कंपोनेंट में, यानी दो एक्सिस में मौजूद हो, तो इस कंडीशन में जो है आपके पास क्या होता है कि उसके दो कंपोनेंट बनते हैं। तो स्टूडेंट अब इसको रिमूव करते हैं और तरीकेकार सीखते हैं कि आपके पास जो एफ वाई है और एफ एक्स है, आप किस तरह से निकाल सकते हैं। तो आगे इसी के जैसा न्यूमेरिकल भी है, तो वो भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तरीकेकार और फार्मूला सीख लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे कि रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस क्या है, कि सिंगल फोर्स को उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देना। कंपोनेंट यानी हिस्सों में। ये एफ वाई इसका एक हिस्सा है और एफ एक्स ये भी इसका एक हिस्सा है एफ फोर्स का, ठीक है। तो चलें आ जाए आगे सॉल्व करते हैं, और डायग्राम जो आपको दी हुई है, जो राइट ट्रायंगल दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं और उसको तरीका सिखाता हूँ कैसे सॉल्व किया जाता है।
देखिए स्टूडेंट, आपको जो डायग्राम दी हुई है वो मैं यहाँ बनाता हूँ। ये है आपके पास एक राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल क्या होता है? राइट ट्रायंगल की डेफिनेशन याद रख लीजिए, जिसपे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया जा सके। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ये सवाल आ रहा होगा, क्योंकि आई होप आपने ये आज से पहले शायद नहीं भी पढ़ा हो। तो पाइथागोरस थ्योरम भी आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है? बहुत इजी थ्योरम होता है। तो ये जो है वो ओ है, इसकी जो हम इसको नाम देंगे, इसके एजिस को, वो जो है वो बुक के अकॉर्डिंग दूंगे, जैसे बुक में दिए हुए हैं। तो ये जो कोना है वो बी है और ये ए है, ठीक है? तो ये एक लाइन हो गई, ये दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन। तो ये जो है वो हमारे पास क्या है, टोटल फोर्स, जो कि एफ और वाई दोनों एक्सिस में लग रही है। तो ये जो है वो एक्स एक्सिस है, ठीक है? ये क्या है, एक्स एक्सिस। और ये एंगल यहाँ भी बन रहा है एक, ठीक है? ये फोर्स जो है वो एंगल बना रही है, यहाँ लगा देता हूँ। ये जो है आपके पास एफ एक्स है और ये जो है आपके पास एफ वाई है, ठीक है? तो आपने क्या करना है, आपने जो है वो फोर्स पता लगानी है टोटल। तो टोटल फोर्स पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एफ एक्स और एफ वाई, इनको आपस में ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अब आप यहाँ पर सर सवाल करेंगे कि सर यहाँ पर हमें एफ एक्स और एफ वाई तो पता ही नहीं है। चलें, एफ तो हमें पता लगाना है वो ठीक है, लेकिन एफ एक्स और एफ वाई तो पता लगाना सिखाएं सर। तो ये जो है बहुत आसान तरीका है, ये सिखा देते हैं। देखें, आई होप कि आपने जो है वो साइन और कॉस जो है वो पढ़ा होगा। तो ये जो बुक में तरीकेकार है ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये थोड़ा सा मॉडर्न है, यानी थोड़ा सा हार्ड है। इसके जो पहले के स्टेप है ना, वो मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए, सबसे पहले हम निकालेंगे एफ एक्स। क्या निकालेंगे सबसे पहले? एफ एक्स निकालेंगे। बहुत ईजी है। तो साइन, कॉस, टेन और कॉसेक और कॉस, अब यहाँ पर ये चीज़ें इस्तेमाल होंगी। तो अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे इन चीज़ों का जो है वो मजाक उड़ा रहे होते हैं कि ये चीज़ें मुश्किल होती हैं, और डिटेल में जाके समझाना पड़ता है टीचर को जाके, फिर ये बात समझ में आती है बच्चों को। तो कोशिश करूंगा डिटेल में जाकर आपको ये चीज़ समझा दूं, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए क्या है कि आपको पता है एफ एक्स है ना, तो यानी कॉस कॉस लेंगे, ठीक है? एफ एक्स है तो कॉस थीटा लेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है वो हमारे पास बेस है, ठीक है? कॉस थीटा। अब यहाँ पर बात आती है कॉस थीटा होता किसके बराबर है? कॉस थीटा किस चीज के बराबर होता है? तो आई होप आपको पता हो कि कोस बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। किसके बराबर होता है? हाइपोटेन्यूस। एच वाई लिख देता हूं, ठीक है? चलें, एक काम करता हूं कि हाइपोटेन्यूस की स्पेलिंग पूरी ही लिख देता हूं। तो एच वाई हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस एन यू एस, ठीक है? हाइपोटेन्यूस। तो ये जो है हमारे पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, जो कि आपको इस तरह भी लिखा हुआ मिल सकता है, बेस के लिए बी और हाइपोटेन्यूस के लिए एच, ठीक है? तो अब हमने यहाँ पर ट्रायंगल को देखना है, जो ये राइट ट्रायंगल है इसको देखना है। तो हमारे पास बेस क्या है? देखें, सिंपल है, राइट ट्रायंगल को पहचानना बहुत सिंपल है। तो एंगल के सामने ना, एंगल के सामने जो भी चीज होगी वो होगी आपके पास परपेंडिकुलर। क्या होगी? एंगल के सामने जो भी चीज होगी आपके पास होगी परपेंडिकुलर। तो एंगल के सामने कौन सी लाइन है? एंगल के सामने जो भी लाइन होगी वो होगी परपेंडिकुलर। और एंगल के सामने जो सबसे बड़ी लाइन होगी, यानी एंगल के ऊपर जो सबसे बड़ी लाइन आ रही होगी वो होगी हाइपोटेन्यूस। और एंगल के नीचे जो लाइन होगी वो होगी बेस। फिर से एक बार ड्रॉप आपको बताता हूँ, राइट एंगल को किस तरह पहचानेंगे कि कौन सी बेस है, राइट ट्रायंगल को कैसे पहचानेंगे कि कौन सी बेस है, कौन सी हाइपोटेन्यूस है, और कौन सा जो है आपके पास जो है वो परपेंडिकुलर है। देखिए, ये जो एंगल है इसके सामने जो भी लाइन होगी वो होगी हाइपोटेन्यूस। तो ए से बी या बी से ए जो है वो हमारे पास है परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है? अच्छा, और एंगल के साथ जो सबसे बड़ी लाइन होगी, साथ, सामने नहीं साथ, वो होगी हाइपोटेन्यूस। तो सबसे बड़ी लाइन आप देख सकते हैं ओ ए है, ठीक है? ये हो गई आपके पास हाइपोटेन्यूस। और एंगल के नीचे, यानी एंगल के नीचे जो छोटी लाइन होगी वो होगी बेस, ठीक है? बेस। तो बेस क्या है आपके पास? ओ बी। तो ये लिख दिया मैंने, कॉस ओ बी, ठीक है? कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, हाइपोटेन्यूस क्या है? हाइपोटेन्यूस क्या है? हाइपोटेन्यूस है आपके पास ओ ए। क्या है आपके पास? ओ ए, ठीक है? तो यहां तक हमारा काम हो गया। अब थोड़ा सा इसमें मजीद काम करना है। तो ओ ए किसके बराबर है? ओ बी किसके बराबर है? सबसे पहले ओ बी देख लेते हैं। ओ बी जो है वो एफ के बराबर है, आपको दिया हुआ है ना ऊपर लिख के। और ओ ए जो है वो, ओ बी जो है वो एफ एक्स के बराबर है। ओ ए जो है वो एफ के बराबर है, ओ ए। तो कोई मुश्किल नहीं है, जो ओ ए की जगह है एफ पुट कर दीजिए और ओ बी की जगह एफ एक्स पुट कर दीजिए, ठीक है? आपका काम यहाँ तक सिंपल हो जाएगा। चलें, इसको थोड़ा सा नीचे करके लिखते हैं ताकि घिचपिच ना हो जाए।
ठीक है, तो ओ बी क्या है हमारे पास, एफ एक्स है, और ओ ए क्या है हमारे पास, एफ है। तो ये आपके पास एफ एक्स निकालने का फॉर्मूला आ गया। तो इसको मैं यहाँ पर मजीद सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, जो आगे का स्टेप था वो इधर लिख रहा हूँ। तो एफ यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड, वहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो पहले एफ एक्स लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, उसके बाद लिख लिया मैंने एफ कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया किस चीज का, ये फॉर्मूला आ गया आपके पास एफ एक्स निकालने का। तो जब भी आपको एफ एक्स निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, एफ इज इक्वल टू कॉस थीटा, और ये थीटा जो है यानी ये जो एंगल है ये आपको हमेशा दिया हुआ होगा और एफ भी दिया हुआ होगा, बस एफ एक्स आपका निकल जाएगा। अब जो है वो एफ एक्स तो हमने निकाल लिया, एफ वाई के लिए भी सिंपल तरीका है, लेकिन उसमें हम साइन का इस्तेमाल करेंगे। साइन का इस्तेमाल क्यों करेंगे, क्योंकि हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का इस्तेमाल करेंगे। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस चाहिए। कॉस में तो बेस और हाइपोटेन्यूस आता है, तो यहाँ पर हम नहीं लगा सकते, यहाँ से हम परपेंडिकुलर पता नहीं लगा सकते, यानी एफ वाई को पता नहीं लगा सकते। लेकिन साइन में जो है वो हाइपोटेन्यूस के साथ साथ परपेंडिकुलर भी आता है, तो साइन लगाएंगे। तो इसे रिमूव करते हैं, ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, आगे न्यूमेरिकल में यूज करेंगे इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट अगर मैं डायरेक्ट आपको टॉपिक दे देता, डायरेक्ट जो है वो न्यूमेरिकल समझा देता तो शायद समझ नहीं आता, लेकिन इसके बाद इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी तरीके से बात समझ में आ जाएगी। तो एफ वाई पता लगाना है, ऐसी चीज, ऐसा आप जो है वो लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक जो है रेशो लगाएंगे जिसके अंदर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस आता हो, क्योंकि एफ वाई क्या है, परपेंडिकुलर। तो साइन लगाइए, साइन थीटा, कहते हैं ना साइन कॉस, ठीक है, तो साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है आपके पास, पर पेन डी कूलर, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, NETENUS, ठीक है, हाइपोटेन्यूस। तो इसको अगर शॉर्ट में लिख दे तो P और H से भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है, तो कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, ठीक है। अब आपको मैंने ट्रायंगल देखना सिखा दिया था, ठीक है, तो चले यार ट्रायंगल को रीचेक करते हैं। तो एंगल के सामने राइट एंगल मैंने आपको देखना सिखा दिया था, तो एंगल के सामने जो चीज होती है वो क्या होती है आपके पास, वो होती है आपके पास परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, बी ए, ठीक है, ए बी लिख दें, बी ए लिख दें तो भी सही है, लेकिन बुक में बी ए लिया गया तो मैं आपको बी ए लिख के दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि बुक को फॉलो करूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो सके। क्योंकि अगर आपने अपने टीचर से भी समझा तो उसने भी बुक को ही आपको समझाया होगा। तो हाइपोटेन्यूस क्या है, वही रहेगी जो पीछे था, ठीक है, ओ ए, क्योंकि हाइपोटेन्यूस तब्दील नहीं होगी, जो पीछे थी वही हाइपोटेन्यूस रहेगी। तो अब यहाँ पर बात आएगी कि सर ये बी ए किसके बराबर है, तो आप खुद भी देख सकते हैं बी ए जो है वो एफ आई के बराबर है, और ओ बी जो है वो आपके पास, ओ ए जो है वो आपके पास एफ के बराबर है। तो पुट कर दीजिए साइन में। तो नाउ वी पुट द एफ वाई इन फ्रंट ऑफ एफ बी ए और एफ, ठीक है। तो एफ को उधर ले जाइए, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, वहाँ यहाँ डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पहले एफ वाई लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, आपकी आसानी के लिए। चलें थोड़ा अगला स्टेप यहाँ पे आगे कर रहा हूँ, जगह नहीं है ना नीचे इसलिए। तो एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास एफ वाई निकालने का फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लेते हैं, आंसर नहीं, ठीक है, फॉर्मूला। तो एफ वाई और एफ एक्स निकालने का फॉर्मूला सिखा दिया, राइट ट्रायंगल देखना सिखा दिया, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है वो आगे सिखा दूंगा। तो तमाम चीजें एक्सप्लेन कर दी, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि स्किप किया हूं मैंने, ठीक है। तो आपके पास फॉर्मूले आ गए। अच्छा, यहाँ पर आप देखें कि आपको जो है ना टेबल 4.1 में एक चार्ट बना हुआ नजर आ रहा होगा, तो जिसमें जो है आपको साइन की वैल्यू, यानी साइन 30 पर क्या वैल्यू आती है, साइन 45 पर क्या आती है, और 60 पर क्या आती है, और 90 पे तो ये सिखाई जा रही है। तो ये चार्ट मैं आपको कंसीडर करूंगा कि याद कर लीजिए, ठीक है। और एक चीज और भी बता देता हूं कि साइन जो है ना, साइन हमेशा जो है वो कॉस का उलट होता है। कॉस का क्या होता है, उलट, ठीक है। अगर साइन 60 पे जो वैल्यू आ रही होगी ना, तो कॉस 30 पे भी वही वैल्यू आ रही होगी, सेम। तो साइन और कॉस को ये याद कर लीजिएगा, इंशाल्लाह ये चार्ट बनाना मैं आपको सिखाऊंगा साइन और कॉस का, और इसको समझाऊंगा। तो अभी जो है सिर्फ ये दिया हुआ है आपको छोटा सा चार्ट, तो ये याद कर लीजिए कि साइन 60 की वैल्यू कितनी है, कॉस 60 की वैल्यू कितनी है, ताकि आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो आपको ईजी हो जाए। ये हो गया हमारा, आपको उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह बात समझ में आ गई होगी। अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखें स्टूडेंट, न्यूमेरिकल में आपको क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले तो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो न्यूमेरिकल में कहा जा रहा है कि अ मैन इज पुशिंग अ
व्हील बैरो। देखिए व्हील बैरो क्या होता है, आपने देखा होगा अक्सर मजदूरों को एक हाथ वाली गाड़ी चलाते हुए, जिसे ट्रॉली भी कहा जाता है, मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ नाम होते हैं जिसके, तो उसे इंग्लिश में व्हील बैरो कहा जाता है। ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, और ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड यानी ये ग्राउंड है जो हॉरिजॉन्टल है, जमीन के साथ है, उस पर वो चला रहा है, क्योंकि जमीन पे ही चलाएगा ना, आसमानों पे तो चला नहीं सकता। ठीक है, तो फोर्स कितनी लगा रहा है वो? अच्छा, ये फोर्स एफ वाई है या एफ एक्स है, ये मेरा आपसे एक इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए उन्होंने नहीं कहा कि ये फोर्स एक्स एक्सिस की है या ये जो है वाई एक्सिस की है, यहाँ उसने कंपोनेंट भी नहीं कहा, उसने कहा है कि फोर्स इतनी है, तो कुछ भी नहीं कहा ना, तो ये टोटल फोर्स हो गई। ठीक है, टोटल फोर्स हो गई। और आगे कहता है कि मेकिंग एन एंगल ऑफ, एंगल बना रहा है 60। अच्छा, ये जो एंगल है ना, ये कॉस के साथ भी यही रहेगा, साइन के साथ, टेन के साथ, कोसेक के साथ और सेक के साथ, जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना, सबके साथ ये एंगल 60 ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि साइन के साथ 60 लेंगे तो कॉस के साथ 30 लेंगे, नहीं। सॉल्व कर लीजिए, साइन खुद ही उसको कन्वर्ट कर देगा जो भी वो उसकी रेशो आ रहा होगा। तो फिर वो कहता है कि विद ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड से ये एंगल बन रहा है, और आप जो है डायग्राम देख सकते हैं, आपको अच्छी तरह से बात समझ में आ जाएगी। फाइंड द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। तो यहाँ पर उसने आपको सीधी सीधी बात कह दी है कि हॉरिजॉन्टल और टू फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो उसने क्या कह दिया है आपको, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता लगाओ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी बेस पता लगाओ, और जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट यानी वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर पता लगाओ। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर बेस मैं आपको बता रहा हूँ ताकि ऊपर मैंने परपेंडिकुलर बेस कहा है ना, तो वो आपको पता चल जाए। तो एफ एक्स निकालने का फॉर्मूला सीख चुके हैं मुझसे, एफ वाई निकालने का सीख चुके हैं। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसे कहा जाता है, एफ एक्स को। एक और बार रिपीट करता हूँ वंस अगेन, तो एफ एक्स को क्या कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। द नेम ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट इज एफ वाई। एफ वाई किसे कहा जाता है, वर्टिकल कंपोनेंट को। चलें, हो गया, आपको समझ में आ गई होगी बात इंशाल्लाह। तो जो स्टूडेंट हमारे ग्रुप वाले हमें देख रहे हैं, तो उनसे मैं ये कहूँगा कि आप ग्रुप में रिप्लाई कर कर इस टॉपिक को क्लियर कर दीजिएगा कि आपको ये टॉपिक समझ आया है या नहीं आया। अगर नहीं आया है तो मैं आपको जो है वो फर्दर क्लासेस ग्रुप पे दे दूंगा ताकि ये समझा सकूँ और अच्छी तरह। वैसे ये होता है कि बच्चों को बात समझ में आ जाती है। ठीक है, तो एफ एक्स का आपको फॉर्मूला पता है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। अच्छा, अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा, सर ये कॉस कैसे निकालें? तो मैंने आपको कहा था कि कॉस की वैल्यू याद कर लीजिएगा। तो आई होप आपने कॉस 60 की वैल्यू याद कर ली होगी, लेकिन फिर भी अगर आपने याद नहीं किया है तो मुझे ये बात पता है कि ये आपका पहला लेवल है जिसमें आप जो है वो कॉस और इन सबको शायद पढ़ रहे होंगे, तो मैं आपको कैलकुलेटर से भी निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, तो एफ क्या है हमारे पास, एफ जो है हमारे पास 300 है। ठीक है, और कॉस क्या है हमारे पास, कॉस जो है हमारे पास है 60 है। चलें, इसको यहाँ लिखता हूँ मैं। चलें, कैलकुलेटर से निकालना सिखाता हूँ। तो देखिए बहुत सिंपल है, आई होप आपको कैलकुलेटर क्लियर नज़र आ रहा होगा। चलें, क्लियर नज़र आ रहा है, ये कॉस दिख रहा है, इसे दबाएं और 60 को दबा दें। ठीक है, आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, ये तो आपको ये रेशनल में दे रहा है तो इसे रेशनल कर दीजिए, 0.5 आ रहा है। ठीक है, और जो चार्ट में दिया हुआ था वो भी 0.5 ही होगा। तो 300 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 300 को 60 से मल्टीप्लाई नहीं कर दीजिएगा वरना आंसर गलत आएगा। पहले cos 60 निकालना होगा, तो cos 60 कितने के बराबर होता है, 0.5। ठीक है, तो अब 300 को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप कैलकुलेटर की ही मदद से, तो ये आ जाएगा 150। अच्छा, आप ये बोलेंगे कि सर कैलकुलेटर साइंटिफिक अलाउ नहीं होता, तो ये जो है मैंने आपको सिर्फ सिखाया है कि साइंटिफिक से निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे। ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने साइंटिफिक से ही निकालना है, वैल्यू जो दी हुई थी मैंने आपको पहले ही कहा था उसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको बात समझ में आ जाए। तो ये हमने निकाल लिया एफ एक्स, ये कौन सा कंपोनेंट हो गया हमारे पास, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, हिस्सा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, कंपोनेंट का मतलब होता है हिस्सा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब आपको कहा था एफ वाई भी पता लगाओ, तो वो भी पता लगा लेते हैं, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, एफ इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये एफ आ गया, साइन थीटा हमारे पास क्या है, द साइन थीटा इज 60, तो ये लिख लीजिए जल्दी से। अच्छा, एफ तो लिखा ही नहीं। अच्छा, मैंने आपको पहले भी ये बात बोली थी कि साइन 60 और साइन 30 इन दोनों की वैल्यू एक जैसी होती है, लेकिन साइन 60 और कॉस 60 की वैल्यू अलग अलग आती है। तो अब आप सोचेंगे कि सर साइन 60 की वैल्यू क्या है, पीछे आपको चार्ट में लिख के दी हुई है, और यहाँ मैं आपको कैलकुलेटर से भी निकालना सिखा देता हूँ। ये देखिए साइन का ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, चलें इसमें थोड़ा सा फोकस करा देता हूँ। ये देखिए साइन का ऑप्शन नजर आ रहा है, साइन दबा दिया मैंने और 60 दबा दिया, तो ये आ रहा है
हमारे पास 0.866, तो सिर्फ 3 नंबर ले लीजिए पॉइंट के बाद, ठीक है। तो ये 300 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.866। तो अब इसे मल्टीप्लाई करा देते हैं। इसे क्या करते हैं, इसे हम जो है वो मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 300 को मल्टीप्लाई करा दिया हमने 0.866 से, तो हमारे पास आंसर आया 259.8 न्यूटन। अच्छा देखें, यहाँ एक गलती हो गई कि न्यूटन नहीं लिखा, ठीक है। अगर यूनिट नहीं लिखेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास वर्टिकल यानी जो कि वाई एक्सिस में हो, वर्टिकल कॉम्पोनेंट, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसके बाद आप जो है वो चीज़ें समझ गए होंगे। एक आंसर हमारा ये आ गया, एक ये आंसर हो गया, एक आंसर ये हो गया। चलिए इसे अच्छा तरह ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। आई होप लेक्चर जो है ये सही रहा होगा आपके लिए। तो इसमें एक और चीज़ भी है हमारे पास, डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट्स। तो परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट्स वही इसी चीज़ को कहा जाता है एक्स और वाई कॉम्पोनेंट्स को। तो इसकी मदद से अब आपने क्या करना है, ये फोर्स निकालना सीखना है, ठीक है। इसकी मदद से ये और ये निकालना तो सीख लिया, और विथ एक्सप्लेनेशन और विथ डिटेल समझा भी दिया। लेकिन अगर आपको कहीं ये दो चीज़ें दे दी जाए और कहे ये निकालो, तो क्या करेंगे, क्योंकि एंगल तो आपको उस सूरत में देंगे नहीं, वो एंगल नहीं दिया हुआ होगा, सिर्फ ये आपको दिया हुआ होगा एफ एक्स और एफ वाई। क्या करेंगे, तो जो करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। चले यहाँ उसको देखते हैं। अब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा, ठीक है, कि राइट ट्रायंगल पे कौन सा थ्योरम लगता है, पाइथागोरस थ्योरम। तो देखें स्टूडेंट, यहाँ पर लिखा हुआ क्या है, सबसे पहले ये पढ़ता हूँ, डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट्स, यानी फोर्स निकालनी है परपेंडिकुलर कंपोनेंट की मदद से। तो सबसे पहले मैं पढ़ देता हूँ, दिस इज अपोजिट टू द प्रोसेस ऑफ रेजोल्यूशन इट if the perpendicular components of a force are known, then the process of determining the force itself from the perpendicular components is called compositions। तो ये जो है वो अपोजिट है, यानी रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस से जो है ये जो प्रोसेस है हमारे पास उलट होगा, जो हम जो अब प्रोसेस पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें जो है हमें एफ एक्स जो है वो पता होता है, यानी नोन होता है, ठीक है। लिख भी देता हूँ, नोन होता है ये हमें, और एफ वाई भी हमें पता होता है। तो अब कैसे क्या चीज़ हम करते हैं उसकी मदद से फिर हम एफ निकाल सकेंगे। ऐसा क्या करते हैं हम जिसकी मदद से हम एफ निकाल लेंगे, टोटल फोर्स निकाल लेंगे। तो बहुत सिंपल है, हेड टू टेल रूल। आई होप आपको याद होगा, तो हेड टू टेल रूल का ही यहाँ पर इस्तेमाल होगा। तो क्या करना है आपने, सबसे पहले उस चीज़ के ऊपर बात करते हैं। तो देखें इधर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा। पाइथागोरस थ्योरम एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम चले इसके बाद देख लेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं जो ट्रायंगल है इसे सॉल्व करते हैं। तो राइट ट्रायंगल, ये हमारे को राइट ट्रायंगल दिया हुआ एक, ठीक है। तो ये राइट ट्रायंगल है, ये तो आपको पता है क्या होती है ये चीज़, परपेंडिकुलर। क्यों, क्योंकि ये एंगल के सामने होती है, और ये होती है एफ एक्स और ये होती है एफ, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको पता है, ये पता लगाना है। तो कैसे पता लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करेंगे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम का आप करेंगे अप्लाई। और दूसरा भी तरीका है इसको पता लगाने का कि सिंपल जो है वो हेड टू टेल रूल लगा दें। यानी आपको ये एफ एक्स पता है, मैं यहाँ पे फिर ड्रॉ करता हूँ, ये आपको एफ एक्स पता है, ठीक है। और उसे एफ वाई पे हेड टू टेल रूल में क्या करते थे कि एफ जो आपके पास पहला वेक्टर होता था उसके साथ दूसरे वेक्टर की टेल को जोड़ देते थे। अब रिजल्टेंट पता लगाने के लिए क्या करते थे कि जो आपके पास पहला वेक्टर होता था उसकी टेल के साथ रिजल्टेंट की टेल और उसकी हेड के साथ आखिरी वेक्टर की हेड को मिलाते थे, आपके पास ये वेक्टर आ जाता था, जो कि हमारे पास ऐसे बनता था एफ एक्स प्लस एफ वाई, ठीक है। ये तरीक़ेकार भी है। अगर आप चाहें तो एक और तरीक़ेकार भी है जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में क्या करते हैं, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखिए पाइथागोरस थ्योरम में अब हम, अच्छा ये यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया, अब इसी पे हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना होगा। यानी ये हमारा यहाँ तक तो सॉल्व हो गया, अब इसी पे हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना होगा। तो ये हमारा हो गया ओ, ठीक है, ये हमारा हो गया P और ये हो गया हमारा R, ठीक है। नंबरिंग, ये जो मैंने इसको नंबरिंग करनी थी बिल्कुल बुक के मुताबिक कर दी। अब पाइथागोरस थ्योरम में करते क्या है, सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं। देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं तो ये थ्योरम आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ेगा, ठीक है। ये आता रहेगा और इस्तेमाल होता रहेगा थ्योरम। ये एक थ्योरम है जिसमें जो है हमारे को चंद तरीक़ेकार अप्लाई करने होते हैं। तो ये हो गया थ्योरम, REM, ठीक है, थ्योरम। इसमें क्या होता है कि ये जो आपके पास बेस होती, ये जो आपके पास हाइपोटेन्यूस होती है, ये बराबर होती है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के,
ठीक है, किसके स्क्वायर के, चलें बेस का स्क्वायर लिख लीजिए, बेस प्लस हाइपोटेन्यूस, बेस के परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के, बेस के स्क्वायर के, हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के, बेस के स्क्वायर के और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। तो ये होता है आपके पास पाइथागोरस थ्योरम। आपको हाइपोटेन्यूस पता है, बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, वैल्यूज लाके पुट कर दीजिए। हाइपोटेन्यूस क्या है, एंगल देखना सिखा चुका हूं। तो यहां पर आप एफ नहीं लिखिएगा डायरेक्ट, जो उसको हमने वर्डिंग दी हुई है वो लिखिएगा। ओ आर है हमारे पास, हाइपोटेन्यूस क्या है, ओ आर का स्क्वायर। अच्छा, बेस क्या है हमारे पास, ओ पी, ठीक है, ये बेस है, मैंने आपको सिखाया था ना। और परपेंडिकुलर क्या है, ये आप खुद लिख लीजिएगा, पी आर, ठीक है, पी आर कह लीजिए, आर पी कह लीजिए, सेम रहेगा। आपको ओ आर पता है किसके बराबर है, चलें यहाँ मैं लिखता हूँ, ओ आर किसके बराबर है आपके पास, एफ के बराबर। ओ पी किसके बराबर है आपके पास, ओ पी बराबर है आपके पास एफ एक्स के बराबर। और ओ पी आर किसके बराबर है आपके पास, पी आर जो है आपके पास एफ वाई के बराबर है। अच्छा, एक बात बता दूं कि ये आपस में हो रहे हैं ऐड, तो आप पी आर को भी पहले लिख सकते हैं, ओपी को भी बाद में लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, इन दोनों की जगह चेंज हो सकती है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो ये जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, ये अब इसकी जगह हम पुट कर देंगे वैल्यूज को। तो ये जो हो गया हमारे पास हो गया एफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमारे पास अभी ये सॉल्व नहीं हुआ है पूरा, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, अब इसे रिमूव करते हैं। यहाँ तक मैं लिखे रहने दूंगा, यहाँ तक थ्योरम तक रिमूव करूंगा, ये आप उतार लीजिएगा ताकि फिर इसे आगे सॉल्व करें, जगह खत्म है हमारे पास। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हम टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, यानी क्या करेंगे, स्क्वायर रूट बोथ साइड ले लेंगे। आपको पता है कि जब स्क्वायर रूट एक साइड लिया जाता है तो दूसरी साइड लेना आपके लिए कंपलसरी हो जाता है, यानी आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही साइड स्क्वायर रूट लें। चलें ये इस पे लगा दीजिए, स्क्वायर को सॉल्व करा दीजिए, तो आपको पता है ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिर्फ एफ बच जाएगा। और ये बच गया आपके पास क्या, ये बच गया आपके पास एफ एक्स का स्क्वायर। अब आप बोलेंगे सर आप एफ वाई के स्क्वायर से एफ एक्स के स्क्वायर से कैंसिल क्यों नहीं कर देते हैं ये जो आपके पास स्क्वायर रूट है से, लेकिन ये नहीं कैंसिल हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपस में ऐड हो रही हैं। अगर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती तो कैंसिल कर देता, वरना नहीं कर सकता। तो ये हो गया आपके पास तरीकेकार दूसरा, ठीक है। तो आपको क्या है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि जब भी आपको एफ एक्स और एफ वाई यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट दिया हुआ हो और कहा जाए कि आप जो है वो रिजल्टेंट फोर्स बता दो या जो टोटल फोर्स है वो बता दो, तो आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले में या ऊपर वाले फॉर्मूले में, ठीक है। ऊपर वाले फॉर्मूले में तो कम ही इस्तेमाल होता है, ज़्यादातर यही फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा होता है। तो इस फॉर्मूले में आप क्या करोगे, एफ एक्स स्क्वायर एफ वाई स्क्वायर यानी वैल्यूज पुट करोगे, पहले स्क्वायर लोगे, फिर जब दोनों सॉल्व हो जाएंगी वैल्यूज तो स्क्वायर रूट लोगे, फिर एफ की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, इस तरह आपके पास आ जाएगी एफ की कोई खास वैल्यू। तो इसका न्यूमेरिकल आपको दिया हुआ नहीं है, वरना ये भी न्यूमेरिकल मैं आपको ज़रूर कराता, क्योंकि जब न्यूमेरिकल इसका है ही नहीं तो फिर मैं अपने पास से कभी करा नहीं सकता, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह इसका न्यूमेरिकल आगे आएगा, ठीक है, और मैं करवाऊंगा तमाम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आपको, ताकि आपके नंबर अच्छे हो सकें, आपकी मेहनत जो है वो वसूल हो सके और आप अच्छे नंबर हासिल कर सकें। तो आई होप लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा, चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर फिर भी कुछ समझ ना आया हो या कुछ रह गया हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह रिप्लाई कर दूंगा। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी बात कर लूँ कि मैंने जो है वो मुख्तलिफ वीडियोस अपलोड की हैं, जिसमें जो है मैंने आपको 5 ईयर के बारे में, ठीक है, और साथ ही साथ रिजल्ट कब आएगा इस बारे में, और साथ ही साथ मॉडल पेपर के बारे में बहुत सारे जो है वो चीज़ें शेयर की हैं उन वीडियोस में। तो आप चैनल विजिट करिएगा, ठीक है, तो वो विजिट आप देख लीजिएगा, या आप लिख दीजिएगा न्यू मॉडल पेपर एमएफ इंग्लिश सेंटर, तो आपको वीडियो मिल जाएगी, या 5 ईयर लिख दीजिएगा और एमएफ इंग्लिश सेंटर लिख दीजिएगा, वो भी वीडियो मिल जाएगी। लिंक मैं इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है लिंक अटैच करने में मुख्तलिफ चीज़ों में, तो इसलिए टाइम थोड़ा बचाते हुए, और टाइम इधर भी देना होता है पढ़ाने में, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ वो वीडियोस आप देख लिया करें, ताकि फिर आपके कोई सवाल हो। देखें वहाँ पे मैंने यही बात की थी कि स्मार्ट वर्क करना है हमें, हार्ड वर्क भी करना है, साथ ही स्मार्ट वर्क। अब हार्ड वर्क ये है कि एक इंसान है, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। एक इंसान है, ये एक रॉक बनाता हूँ मैं, ठीक है, रॉक यानी ये एक पत्थर बना दिया मैंने, ये एक इंसान है, ठीक है, दो इंसान, दो पत्थर है हमारे पास। एक इंसान है जो इसे तोड़ने में लगा हुआ है, वो जो है हाथों से तोड़े जा रहा है, ठीक है, हाथों से। लेकिन इसी के साथ दूसरा इंसान है, ठीक है, वो जो है एक छेनी से तोड़ रहा है, वो भी वर्क कर रहा है, ये भी वर्क कर रहा है। इसको जो है पत्थर तोड़ने में 8 घंटे लगेंगे, 8 आवर, क्योंकि हाथ से तोड़ रहा है। इसको जो है वो सिर्फ 1 या 2 घंटा लगेगा, 2 घंटा। तो क्या हुआ, मेहनत तो ये भी कर रहा है,
ये भी अच्छा इंसान है और ये भी, लेकिन ये स्मार्ट वर्क कर रहा है। ये क्या कर रहा है? स्मार्ट वर्क। ये पत्थर को सही औजार से तोड़ रहा है। तो यही बात मैंने आपको उधर भी समझाई थी कि आप ऐसे काम करें कि जिससे आपको वाकई ही फ़ायदा हो, आपका टाइम वेस्ट ना हो। ये जो 6 घंटे बचे हैं, आप इस सब 6 घंटे को आप मुख्तलिफ जगह यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इंग्लिश सीखने में यूटिलाइज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर सीखने में यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ये जो 6 घंटे बचेंगे आपके पास। और ये जो 6 घंटे हैं स्पोर्ट में यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और गेम जो भी आपकी हॉबीज़ है उसको परस्यू कर सकते हैं इन 6 घंटों में। तो काम ऐसे करें कि चीज़ें भी सीखें, जैसे कि मैंने आपको देखें आधे घंटे के अंदर कितनी सारी चीज़ें सिखा दी। और यही चीज़ अगर आप खुद रट्टे मारने बैठते तो 4 5 6 घंटे लग जाते, लेकिन सिर्फ रट्टा ही लगता, समझ फिर भी कुछ नहीं आता। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, आपको बता दिया। आई होप समझ में आया होगा। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क के अंदर डिफरेंस भी समझ गए होंगे। तो इसीलिए वो वीडियोस देख लीजिएगा, आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, विजिट कर लीजिएगा। 5 से 6 मिनट की वीडियो होंगी, ज़्यादा लंबी नहीं है। तो चलें स्टूडेंट, अगर यहाँ पे एक बात और कर लूँ कि अगर नोट्स चाहिए हो तो फिजिक्स और मैथ और इंग्लिश के बने हैं, आप कांटेक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूंगा। 100 रुपीज़ एक नोट की फ़ीस है, ताकि हमारे भी जो हमने इस पर इन्वेस्टमेंट की है वो रिकवर हो सके। कंप्यूटर और हमें मुख्तलिफ चीज़ों के लिए जो है वो रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, जो है फाइनेंस और फंड चाहिए होता है, ताकि हम उसे कम कर सकें। तो इन पैसों से उसकी जो रिकवरी होती है। ठीक है, और आपको पता होगा कि कोई भी ऐसे नोट्स नहीं है जो 100 रुपीज़ में हो। और ग्रुप में ऐड होना चाहे 500 पूरे साल की फ़ीस है इंशाल्लाह। अच्छी तरीके से वहाँ टेस्ट भी लेते हैं, हम आपसे चीज़ें बताते हैं, तो वहाँ भी चीज़ें लेके चलते हैं। तो आई होप समझ में आई होगी बात। दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।